हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण इसे हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर में प्राणियों में पोषण इसे पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो पौधों में पोषण था वो कैसे हो रहा था। तो देखिए, जो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, और उनके द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो जो अपने खुद के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो बाकी का जो है जो भी भोजन होता है उसका प्राणी या जितने भी अन्य जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए पौधों पर प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से उन पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्राणियों के बारे में बताया गया है कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पौधों से सीधे पौधों पर ही निर्भर करते हैं, यानी उन्हीं का ही भक्षण करते हैं। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो उन जंतुओं को खाते हैं जो कि जिनका आहार जो है मतलब कि पौधे होते हैं। ठीक है, जैसे शाकाहारी जंतुओं को। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं। तो यहाँ पे मेनली याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आखिर ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही। तो चाहे मानव हो या उनके मानव सहित जितने भी जीव हैं, ठीक है, उन सब को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राणियों में जो पोषण की विधि है, ठीक है, उस विधि में पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो उसका जो पोषक तत्वों की जो नीड है वो दो विधियों में कंप्लीट होती है। एक तो आहार के अंतर्ग्रहण, यानी जो भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उस विधि के द्वारा, और दूसरा शरीर में इसके उपयोग की विधि इसमें सम्मिलित है, यानी कि जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसका आप शरीर में यूज़ किया है वो इसमें सम्मिलित है। तो आगे देखते हैं, जैसे हमने कक्षा 6 में हमने ये देखा था कि जो हमारा संतुलित आहार है, ठीक है, उसमें कुछ पोषक तत्व थे, तो उनके बारे में उन कंपोनेंट को हमें यहाँ पे बताना है। तो कौन कौन से थे? पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा जो है प्रोटीन, ठीक है, चौथे में विटामिन्स और खनिज लवण आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक ऐसे हैं जो कि जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। और तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं, ठीक है, और अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो इन्हें सरल पदार्थों में बदलना उनके लिए आवश्यक होता है, और जिसके लिए जो निम्न आरेख यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ आरेख में देखिए कि जो जटिल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में कैसे कन्वर्ट किया गया है। कि ये जो जटिल पदार्थ हैं यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो यहाँ पे हैं वो एक जॉइंट में, ठीक है, और फिर उसके बाद इनको तोड़ करके सरल पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है। तो आगे क्या है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या फिर जो टूटना, ये सब क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और ये जो प्रक्रम है उसी को ही हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाचन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो प्राणी होते हैं वो जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है ग्रहण कर रहे हैं, और पूरी पाचन प्रक्रिया जो हमारे माउथ से लेकर के एनस तक की चलती है, इसमें हर एक स्टेप पे वो सरल पदार्थों में कन्वर्ट होते जाते हैं और उसके बाद वो बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है? पाचन या डाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, यानी कि जो हम खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि खाने ग्रहण करने का जो काम कर रहे हैं, उसकी कई सारी यहाँ पे विधियां दी गई हैं। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ जंतुओं के बारे में दिया गया है कि अलग अलग जो प्राणी हैं, ठीक है, भोजन के जो अंतर्ग्रहण की विधि है वो विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि मधुमक्खी और मरमर पक्षी, यानी कि जो हमिंग बर्ड होता है उनमें, हमिंग बर्ड में पौधों का, ये हमिंग बर्ड क्या करती है? पौधों का मकरंद चूसते हैं, ठीक है। और मनुष्य जो मानव जो होते हैं या कुछ अन्य जंतु जो होते हैं वो शिशु माँ का दूध पीते हैं। इसी के साथ ही जैसे अजगर जैसे सर्प वंश के जो प्राणी होते हैं वो अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, और कुछ जलीय प्राणी जो होते हैं वो अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कण जो होते हैं उनको छान करके उनका भक्षण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भोजन के अंतर्ग्रहण की जो विधियां हैं वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो क्रियाकलाप 2 में अलग अलग प्रकार के जीव दिए गए हैं, ठीक है, और उनके आहार का प्रकार और आहार की विधियां दी गई। नीचे देखिए आहार की कुछ विधियां हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ जंतु यहाँ पे दिए गए हैं। आहार की विधियां देख लेते हैं। आहार की विधियों में है छीलना, चबाना, काटना यानी भेदन करना, पकड़ना, निगलना, और साइफिनी, स्पंजी या फिर चूसड़। तो चूसड़ में जैसे कि मच्छर आ जाएंगे, जू हो जाएगा, ठीक है, मक्खी हो जाएगी, मरमर पक्षी हो जाएगी, तो ये सारे हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक अद्भुत सत्य दिखाया गया है। क्या है? यहाँ पे है
कि जो स्टारफिश होती है यानी कि तारा मछली जो होती है वो क्या करती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जितने भी जंतु होते हैं उनका आहार करती हैं, उन्हें ये खाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जब कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती हैं, यानी कि कठोर कवच वाले जो जंतु उनका जब कवच खुलता है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अपने मुंह से अपना आमाशय बाहर निकालती हैं तथा जंतु के जो कोमल भाग होते हैं उन्हें ये खाती हैं और फिर वापस ये आमाशय उनके वापस शरीर में चला जाता है और आहार जो है वो धीरे धीरे पचता रहता है। तो ये जो तरीका है डाइजेशन का वो स्टारफिश का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कई सारी विधियाँ भी देखी थी अंतर्ग्रहण की। अब हम आगे देखते हैं मानव में पाचन। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मनुष्यों में जो डाइजेशन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी हर एक लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है जैसे कि जो मानव में पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन को जो हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हम अपने मुंह से करते हैं, उसके बाद फिर इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, आहार का जो बिना पचा हुआ भाग होता है वो मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, मल के रूप में ये शरीर से बाहर हो जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का होता क्या है, तो इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है कि भोजन एक सतत नली से होकर के गुजरता है, यानी कि जो भोजन होता है, तो यहाँ पे जैसे ये बताया गया है कि भोजन जब अंतर्ग्रहण किया जाता है तो वो गुजरता कहाँ से है, तो वो एक सतत नली, कंटिन्यूअस नली होती है, उससे होकर के गुजरता है। तो ये जो जो मुख गुहि मुख गुहिका जो है यहाँ से प्रारंभ होकर के ये गुदा तक की जाती है। तो ये जो सतत नली, कंटिन्यूअस नली जो है ये कहाँ से शुरू होती है, मुख गुहिका से शुरू होती है और ये एनस तक के जाती है। ठीक है, इस नली के कई सारे यहाँ पे भाग किए गए हैं, तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला भाग है वो है मुख गुहिका यानी कि माउथ कैनाल। ठीक है, उसके बाद है ग्रास नली या ग्रसिका एसोफेगस, फिर आमाशय स्टमक, क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और बृहद्रांत ये बड़ी आंत होती है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद जो बड़ी आंत होती है ये मलाशय से जुड़ी होती है। ठीक है, और मल द्वार अथवा गुदा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनल कैनाल, और जो एनस है वो इसका एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होगा। तो क्या ये बहुत लंबा मार्ग है, ये सभी जितने भी भाग हैं वो सब मिल करके आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। तो जैसे जैसे तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से यानी एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भागों से होकर के गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों की पाचन की भी क्रमिक रूप से मतलब विभिन्न घटक जो है उनका पाचन होता जाता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भोजन जो है एलिमेंट्री कैनाल के जिस जिस पोर्शन से गुजरता जाएगा उसका पाचन वो किसी एक जगह स्टोर होकर के इसका पाचन नहीं होता है, इसका पाचन धीरे धीरे होता जाएगा। इसके बाद है कि फिर देखिए आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, आमाशय की आंतरिक भित्ति इंटरनल जो वॉल होती है या फिर जो छोटी आंत होती है क्षुद्रांत होती है, तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आमाशय की आंतरिक भित्ति और क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन और जो आहार नाल पूरी एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई जो ग्रंथियाँ हैं उनमें कौन कौन सी आ जाएंगी, लाला ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, यकृत, लिवर, अग्नाशय, पैंक्रियाज। ठीक है, ये सारी जो ग्लैंड्स होती हैं ये पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जो होता है वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करने का काम इनका होता है। आहार नाल एक संबद्ध ग्रंथियां, आहार नाल और एवं ये जो उनसे जुड़ी हुई जो ग्रंथियां हैं वो सब मिलकर के ही पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण आहार नाल, पूरी एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ मिली हुई जो ग्रंथियां जो कि पाचक रस का स्राव कर रही हैं, ठीक है, उन्हें रिलीज कर रही हैं, ये दोनों ही मिल करके पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का ये निर्माण करती हैं। तो आइए नीचे देखते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो देखिए ये पहले दिया गया है मुख गुहिका, ठीक है, माउथ कैनाल होती है। उसके बाद ये जो दो जोड़ी जो है दी गई हैं ये लाला ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्रसिका है, एसोफेगस, यकृत, लिवर, ठीक है, और इसी के ऊपर ये छोटा सा जो है ये गाल ब्लैडर है, पित्ताशय, और यहाँ पे ये देखिए आमाशय, स्टमक, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो है वे अग्नाशय होता है, पैंक्रियास, और यहाँ पे देखिए ये क्षुद्रांत का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये जो क्वाइल्ड शेप है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है, जो सी आकार सी शेप में यहाँ से होकर के पूरा ये क्वाइल्ड होती है। उसके बाद होती है वृहदांत, ये जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन वो ये पूरी स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद आता है ये मलाशय, मलाशय में ये एनल कैनाल हो जाएगी, उसके बाद एनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। इसे आगे पढ़ेंगे कि इसका मनुष्यों में इसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है, इसे आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि आहार नाल
में कितने भाग होते हैं, ठीक है, उनमें कितने भाग होते हैं, इनमें कैसे भोजन जो है जाता है। अब एक एक करके हम ये जितने भी जो भाग अभी हमने देखे उन सब में होता क्या है, यानी कि इन सभी भागों में भोजन जब जाता है तो उसका होता क्या है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट था हमारा मुख और मुख गुहिका। तो इसमें क्या था, भोजन का जो अंतर्ग्रहण है वो मुख के द्वारा होता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा वो है कि जो मुख गुहिका है उसमें दांत भी पाए जाते हैं, इसमें जीभ भी होती है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहले हमारा है, हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते तथा यांत्रिक विधि के द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पीस लेते हैं। प्रत्येक दांत जो है वो मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्तिका, जिसे हम सॉकेट कहते हैं, उसमें धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है, उनके कार्य भी भिन्न भिन्न, आकृति भिन्न भिन्न उनके कार्य के हिसाब से ही होती है। ठीक है, और इसी वजह से उनकी आकृति भिन्न है, उनके कार्य भिन्न है, इसी वजह से उनके नाम भी अलग अलग हैं। तो क्रियाकलाप में हम अपने दांतों को देखेंगे कि उनकी आकृति कैसे है और उनके कार्य कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना हाथ धो लेते हैं, उसके बाद हम शीशे में देखेंगे, दर्पण में हम अपने आप को देखेंगे और दांतों की सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी तर्जनी उंगली है उससे हम दांतों को छू करके महसूस भी करेंगे कि किस तरीके का उनका जो है शेप हो सकता है। इसके बाद है कि आपने मुंह में कितने प्रकार के दांत देखे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आपने ये सारा किया तो आपने कितने प्रकार के दांत देखे। तो इसको चेक करने के लिए हम ये क्या करेंगे कि एक सेब या फिर रोटी का एक टुकड़ा लेंगे, उसे काटेंगे। तो जब उसको काटेंगे तो जो उसको कतरन करने या दंशन करने में जिन दांतों का यूज़ हो रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का काम कर रहे हैं उसे देखेंगे। साथ ही हम ये भी पहचानेंगे कि किन दांतों से हम चबाने और पीसने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन से चबाने और पीसने में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दांतों का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। 4 प्रकार के दांत, कृतंक हैं, इंसीजर, रत्नक हैं, जो है कैनाइन, और अग्र चवर्णक, प्रीमोलर और चवर्णक मोलर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कृतंक होते हैं यानी आगे की ये जो 4 दांत होते हैं इनको कृतंक यानी इंसीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये लोअर जॉ का पूरा दिखाया गया है। उसके बाद जो रत्नक होते हैं ये यहाँ पे 2 होते हैं। ठीक है, और ये जो है चीरने फाड़ने का काम करते हैं, कैनाइन्स। उसके बाद इधर 2 और इधर 2 यानी कि 4 संख्या इनकी जो होती है वो अग्र चवर्णक प्रीमोलर्स की होती है, और इधर 3 और इधर 3 ये जो है ये चवर्णक यानी मोलर्स होते हैं। ये टोटल हमारे दांत हो गए। इसके बाद दांतों की तो वो हो गई, और फिर हमारे मुंह में लाला ग्रंथि पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जो कि लाला रस यानी कि सलाइवा को, लार को स्रावित करती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम क्रियाकलाप के द्वारा आगे देखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं दांतों के जो प्रकार और उनके कार्य जो हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है दांतों के प्रकार दिए गए हैं, उनकी संख्या दी गई है और उनका पूरा योग करके बताना है। सबसे पहले है कृतंक एवं दंशन वाले दांत, ऐसे दांत जो है कतरने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ने लोअर जॉ का देखा था, निचले जबड़े का, तो निचले जबड़े में हमने देखा था 4 होते हैं इंसीजर्स, तो जितने नीचे होंगे उतने ही ऊपर होंगे, तो यहाँ पे भी 4, तो टोटल कितने हो गए, 8। उसके बाद चीरने और फाड़ने वाले दांत यानी कि कैनाइन्स जो होते हैं वो नीचे 2 होते हैं, ऊपर भी 2 होंगे, तो ये होंगे 4। ठीक है, चबाने और पीसने वाले दांत हमने देखे थे कि नीचे जो है वो 10 थे, नीचे 10 हैं तो ऊपर भी 10 होंगे, प्री मोलर्स और मोलर्स। ठीक है, तो टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 20। तो अगर टोटल देखा जाए तो हमारे जो माउथ होता है उसमें दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है जैसे दूध के दांत तथा स्थायी दांत। तो ये क्या होता है कि क्या आपको ये याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का जो प्रथम सेट होता है वो शैशव काल में निकलता है और लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। तो इन्हीं दांतों को हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके जो स्थायी दांत होते हैं वो पूरे जीवन भर बने रहते हैं, यदि अगर उसको कोई चोट नहीं लग रही है या उसे कोई ऐसी बीमारी नहीं हो रही है कि जिससे जो है मसूड़े ढीले हो रहे हैं या दांतों में कोई खराबी हो रही है। ठीक है, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है। और फिर जब वृद्धावस्था आती है तब ये प्रायः फिर से गिरने लगते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, हमने ये देखा कि दूध के दांत और स्थायी दांत जो है इनका क्या यूज़ था। आगे हमने ये जो है थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं इनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो एक बार उनको क्रियाकलाप के द्वारा भी देख लेते हैं। तो जो लार ग्रंथियाँ हैं उनमें क्या करना है हमें, लार जो है सलाइवा है उसका क्या यूज़ है। तो 2 परखनलियाँ हम लेंगे, दोनों में हम ए और बी चिन्हित कर लेंगे। परखनली ए में 1 चम्मच उबला हुआ चावल डालेंगे डायरेक्ट, और 1 चम्मच उबले हुए चावल को अपने मुंह में रख करके 3-4 मिनट चबाने के बाद इन्हें दूसरी परखनली बी में हम डाल देंगे। तो दोनों परखनलियों में 3-4 ml हम जल डालेंगे। अब दोनों परखनलियों में आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप्स डाली जा रही हैं।
अब इसके बाद है मंड पर लार का प्रभाव, क्योंकि हमें पता है कि जो चावल होता है उसमें मंड पाया जाता है, स्टार्च होता है, ठीक है। अब इसमें जो आयोडीन का टेस्ट जब करेंगे तो उसमें लार का क्या प्रभाव है इसे हमें देखना है। तो जब हमने क्या किया कि विलियन की 2-3 बूंदें जब हमने डाली तो हमने प्रेक्षण किया दोनों ही परखनलियों को, तो उसमें ये देखना है कि परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आ रहा है। यानी कि परिणाम की जब हमने पूरी चर्चा की तो हमने ये देखा कि जो लाला रस है वो चावल की मंड को शर्करा में बदल देता है। यानी कि हमने देखा कि पहली परखनली जो ए वाली जो थी उसमें पर्पल कलर आ रहा था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट उबले हुए चावल डाले थे। और हमें ये पता है कि आयोडीन टेस्ट जो है स्टार्च की उपस्थिति को जो है दर्शाता है कि अगर स्टार्च यानी मंड उपस्थित है तो वो पर्पल कलर दे देगा, ठीक है। दूसरी वाली जो परखनली थी उसमें हमने ये देखा था कि देखिए यहाँ पे कोई कलर नहीं आ रहा था, ठीक है, जो चबाया हुआ चावल था। तो उससे हमें यही पता चला कि जो लाला रस यानी कि सलाइवा जो होता है वो क्या करता है, वो मंड को यानी स्टार्च को शर्करा में शुगर में बदल देता है, और शुगर का टेस्ट आयोडीन के द्वारा नहीं होता है, ठीक। उसके बाद है अब इसी माउथ में ही जीभ आती है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है, ठीक है, जो कि पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल यानी पीछे वाला जो पार्ट होता है उससे ये जुड़ी रहती हैं। इसके बाद है इसका जो आगे का भाग होता है वो स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में वो मुड़ सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आपको जीभ के जो कार्य हैं वो आपको पता है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त हम भोजन में लार को मिलाने का भी काम जीभ से करते हैं। तो आगे देखते हैं हम जो जीभ का जो कार्य है उसे देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मिठाइयाँ और दंत क्षय। यानी कि मिठाई को खाने से जो दांतों में जो क्षय हो रहा है दांतों का जो क्षरण हो रहा है उसे देख लेते हैं। तो देखिए सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, नॉर्मली जीवाणु हमारे मुंह में पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। लेकिन फिर भी खाने के पश्चात यदि हम अपने दांत को साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करने लगते हैं। कैसे? क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे दांत हैं उनमें कई जगह गर्त पाए जाते हैं, गड्ढे होते हैं। तो खाने के पश्चात ये जो खाना होता है ये उन गड्ढों में फंस जाता है। तो क्या होता है कि जब रात भर मान लीजिए हमने खाना रात में खाया, उसके बाद रात भर हम जो है ऐसे ही रहे और उसमें जो अनाज था वो फंसा रहा, तो 4-5 घंटे में वो क्या होगा, वो ख़राब होने लगेगा, उसमें जीवाणु और पनपने लग जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे जो भोजन होता है उसकी जो शर्करा होती है, उसकी जो शुगर होती है उसका विघटन कर उससे अम्ल जो है निष्कासित करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे ये अम्ल क्या करता है, दांतों को क्षति पहुंचाता है, और इसी को ही हम दंत क्षय कहते हैं, ठीक है। यदि समय रहते ही इसका उपचार ना किया जाए तो दांतों में असहनीय पीड़ा होती है, और जब चरम अवस्था आ जाती है तो दांत जो होते हैं वो टूट करके गिर जाते हैं। अब जैसे कि चॉकलेट है, ठंडे पेय हैं, या चीनी युक्त मिठाइयाँ जो होती हैं वो अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो नीचे स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कि कैसे जो है दांतों का क्षय हो रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको प्रतिदिन में कम से कम 2 बार उसको ब्रश करना ही चाहिए, या फिर दातुनी नीम की जो दातुन होती है उसका यूज़ करना चाहिए, तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। और मुख के अंदर गंदी उंगली या फिर बिना धुली हुई वस्तु का उपयोग ना करें। तो ये जो है थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि दंत क्षय से कैसे अपने दांतों को बचा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जीभ का कार्य। तो ये पूरा जीभ का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो देखिए जीभ का कार्य हमने ये देखा कि पहले तो जीभ स्वतंत्र रूप से जो है इधर उधर मतलब कि मुंह में घूम सकती है, तो ये बोलने में सहायता करती है। दूसरा, जो अनाज है उसमें लार को मिलाने में सहायता करती है, ठीक है। इसके बाद है कि जो भोजन है उसको निगलने में भी ये सहायता करती है। जीभ के द्वारा हमें स्वाद का मेनली पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो क्रियाकलाप के द्वारा स्वाद कलिकाएँ जो होती हैं इनकी स्थिति की कौन सी कहाँ पाई जा रही है इसे हम देखेंगे। तो देखिए ये जो क्रियाकलाप है इसमें पहला वाले में है कि निम्न पदार्थों को हमें अलग अलग विलयन तैयार करना है, यानी चीनी का विलयन अलग, नमक का अलग, नींबू का अलग, और नीम की पत्ती या फिर करेले का रस अलग, ठीक है। इनका हमें विलयन तैयार कर लेना है। फिर अपने मित्र की आंखों पर पट्टी बांध करके उसकी जीभ को कहेंगे कि सीधी रखे, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में हमने ये देखा कि ये जो हमने विलयन बना रखा था उसके नमूने की 1-2 बूंदें हम क्या करेंगे, जीभ के अलग अलग क्षेत्रों पर हम रखेंगे। तो विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की जो सीख होती है उसका हम सीख का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराएंगे, ठीक है। एक एक करके सारे विलयन हम रखते जाएंगे। तो प्रत्येक विलयन के लिए अलग अलग सीख का उपयोग करेंगे, नहीं तो टेस्ट जो है वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि अपने मित्र से हमें पूछना है, जब ये सब हम एक एक करके कर लेंगे तो अपने मित्र से पूछते जाएंगे कि उसके कौन से क्षेत्र, उसकी जीभ के कौन से क्षेत्र में मीठा, कौन से में नमकीन, खट्टा, कड़वा स्वाद उसको अनुभव हुआ है। अब इसके बाद
अपना जो भी हमने प्रेक्षण किया उसको रिकॉर्ड डायरी वगैरह में उसको हम लिख लेंगे, और ये जो प्रक्रिया है वो अन्य सहपाठियों के साथ भी ये क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। तो ये हो गया माउथ के बारे में कि माउथ में हमने यानी कि मुंह के अंदर, मुख गुहिका के अंदर हमने दांतों के बारे में पढ़ा, और जो है मुंह से अंदर ग्रहण करने के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद जीभ के बारे में पढ़ा। तो जितनी भी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद आती है हमारी भोजन नली या फिर ग्रसिका, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। तो देखिए, निगला हुआ या ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। जो भी हमने निगला यानी कि भोजन को जो हमने निगला वो कहा जाता है ईसोफेगस में जाता है। तो ये जो ग्रसिका जो होती है वो गले एवं वक्ष से होती हुई, गले से होती हुई जो सीना होता है यानी कि चेस्ट होता है उससे होती हुई नीचे की तरफ जाती है। ठीक है। ये जो ग्रसिका होती है उसकी भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता रहता है, यानी कि भोजन जब उसमें जाता है तो सिकुड़ने की जो प्रोसेस होती है, संकुचन की प्रोसेस, वो उसमें होती रहती है और भोजन जो होता है वो नीचे सरकता जाता है। वास्तव में क्या होता है, संपूर्ण आहार नाल, पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो पूरी संकुचित होती ही रहती है, जिससे भोजन में गति होती रहती है और भोजन ऊपर से लेकर के नीचे तक के पहुँचता रहता है। ठीक है, वो नीचे ढकेलती रहती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। इसका फलस्वरूप क्या होता है, जो हमने भोजन खाया है उसको स्वीकार नहीं करेगा तो हमें उल्टी हो जाती है। ठीक है, और सारा का सारा भोजन जो है वो बाहर निकल आता है। ऐसी घटना याद कीजिए कि जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, और इसके कारण के विषय में सोचिए। आप अपने अध्यापक या फिर अभिभावक से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इससे चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पूरा दिखाया गया है। इसमें भोजन जा रहा है और ये पूरी जो है ईसोफेगस है। ठीक है, ईसोफेगस का स्ट्रक्चर, और ये ईसोफेगस किस में जाकर के जुड़ रही है, आमाशय में यानी स्टमक में। ठीक है, तो ये ग्रसिका में भोजन की गति को दिखाया गया है। आगे क्या है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो है आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होता है। ठीक है, जो कि ये एक जे आकार की आकृति, चपटा एवं जे की आकृति का होता है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो होता है वो आमाशय होता है। यह एक और ग्रसिका यानी कि कह सकते हैं ऊपर की तरफ से जो है ईसोफेगस से जुड़ा होता है, ग्रास नली से खाद्य को प्राप्त करता है, और दूसरी ओर ये क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत जो होती है उसमें जाकर के ये खुलता है। तो आगे की तो देखिए, इसको यहाँ तक पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऊपर देखते हैं क्या है। आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है, इंटरनल जो लेयर होती है, उसमें श्लेष्म पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो श्लेष्म होती हैं, श्लेष्म और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। कह सकते हैं कि आमाशय का जो आंतरिक स्तर श्लेष्म होता है, ये जो श्लेष्म होता है यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस जो होते हैं उनको स्रावित करता है। श्लेष्म जो होता है ये आमाशय के आंतरिक स्तर को, अंदरूनी जो स्तर होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या करता है भाई, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो जला देगा ना। तो लेकिन ये जो श्लेष्म होता है ये आमाशय के आंतरिक स्तर जो होते हैं इनकी सुरक्षा करता है। इसी के साथ ही अम्ल जो होते हैं वो अनेक, मेनली अम्ल का जो काम होता है वो अनेक ऐसे जीवाणु जो कि खाने के साथ, भोजन के साथ जो है हमारे जो है शरीर में आए हैं उनको ये नष्ट कर देता है, भोजन के साथ जो वहाँ पहुँचे होंगे। ठीक है, साथ ही ये माध्यम को अम्लीय भी बना सकता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। यानी कि आगे जा करके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे पाचक रस जो है श्रावित होते हैं, रिलीज होते हैं कि जो एसिडिक मीडियम में ही वर्क करते हैं। ठीक है, वो जो है एसिडिक मीडियम में ही वो सक्रिय होते हैं। तो इस वजह से जो है स्टमक में जो भोजन होता है वो अम्लीय हो जाता है। पाचक रस, जिसे हम जठर रस भी कहते हैं, ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। तो हम ये कह सकते हैं जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहाँ पे सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, आगे हमारी क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत आती है, उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिए क्या है, कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं, ठीक है, और अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती हैं या फिर हिचकी आती हैं या फिर घुटन का अनुभव भी होता है। तो क्या होता है कि जो खाद्य कण होते हैं वो श्वास नली में प्रवेश करने के कारण ऐसा होता है। श्वास नली जो होती है वो नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाने का काम करती है। यह ग्रसिका यानी ईसोफेगस जो होती है उसी के साथ साथ चलती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पास होती हैं। परंतु जो ग्रसनी होती है यानी कि जो हमारी फेरिंग्स होती हैं, ठीक है, वहाँ से वायु एवं भोजन का जो मार्ग होता है वो एक ही होता है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार रोका जाता है, ऐसे होता है कि जो भोजन जब निगलने का समय आता है तो एक मांसल रचना जो वॉल्व के रूप में कार्य करती है, जो कि जब निगलने का टाइम होता है तो वो श्वास नली को ढक लेती है ताकि श्वास नली के अंदर भोजन ना जाए। ठीक है, और भोजन को ग्रसनी में यानी कि जो ईसोफेगस होती है उसमें भेज देती है। तो यहाँ पे जो संयोगवश ऐसी कंडीशन हो जाती है कि भोजन के कुछ कण जो है वो श्वास नली
में प्रवेश कर जाते हैं तभी हमें घुटन का अनुभव या हिचकी या फिर खांसी उठती है। ठीक है, तो ये जनरल जानकारी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी छोटी आंत। तो छोटी आंत की यहाँ पे जो लंबाई बताई गई है, ये सारे जितने भी पार्ट इसमें बताए जाएंगे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जो क्षुद्रांत होता है इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है और अत्यधिक कुंडलित होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट भी होते हैं। ठीक है, गृहणी होती है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इलियम होता है, वो सॉरी ड्यूडेनम होता है, और फिर उसके बाद इलियम होता है, स्ट्रियम होता है। तो ये सारे मतलब कि क्षुद्रांत के जो है पार्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो मेन पार्ट होता है जिसे गृहणी बोलते हैं, जो ड्यूडेनम होता है, उससे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती हैं। छोटी आंत का जो पहला वाला पार्ट होता है, जैसे अभी हमने बताया कि ड्यूडेनम जो सी शेप का होता है, ये क्या करता है, उसी के पास में ही लिवर भी होता है, उसी के पास में ही जो है पैंक्रियास होता है, लीफ स्ट्रक्चर, वहाँ से जो भी पाचक रसों का स्राव होता है वो ये प्राप्त करती हैं। इसके अतिरिक्त इसकी जो भित्ति से भी कुछ रस स्राव होता है, यानी कि क्षुद्रांत जो होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो भित्ति होती है उससे भी कुछ रस निकलता रहता है, इंटेस्टाइनल जूस जिसे कहते हैं। इसके अलावा जैसे यकृत जो होती है, यकृत जो है वो गहरे भूरे रंग की एक ग्रंथि है। ठीक है, जो उदर जो डायफ्राम होता है उसके ऊपरी भाग से दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड की ओर दक्षिण की ओर अवस्थित होती हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी ग्लैंड कहा जाए तो हमारी लिवर होती है, और ये पित्त रस का स्राव करती है, यानी पित्त रस का जो स्राव होता है वो जो है लिवर में होता है। ठीक है, और ये जो कि एक थैली में स्रावित हो रहा होता है। तो ये जो पित्त रस होता है यानी बाइल जूस जो होता है वो बनता जो है, उसका श्रावण जो होता है वो तो लिवर में होता है, लेकिन ये जो संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, वो कहाँ होता है, पित्ताशय गाल ब्लैडर में होता है। पित्त रस जो होता है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसका जो वसा यानी कि फैट की डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये है। इसके बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय हल्की पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है, लीफ के स्ट्रक्चर जैसी, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अग्नाशयी रस जो पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, साथ ही इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसके अलावा आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन, अभी पूरी तरीके से पचा हुआ भोजन नहीं है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में जाता है, जहां आंत जो है वो रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देती है, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस फाइनली जो निकलता है वो पूरी पाचन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेती है। यानी कि छोटे छोटे हिस्से में जो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में कन्वर्जन हो रहा था वो लास्ट में जाकर के इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा वो एकदम जो जटिल पदार्थ हैं वो एकदम सरल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो शर्करा यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वसा जो है वो वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंटेस्टाइनल जूस है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहलाएगा। आगे है कि एक जो है यहाँ पे वो दिया गया है कि एक विलक्षण एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। ठीक है, कि आमाशय कैसे वर्क होता है, कैसे वर्क करता है, तो ये एक दुर्घटना के द्वारा हुआ इसकी खोज। तो सन 1882 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन जो थे वो जो व्यक्ति जो था वो गोली लगने के कारण बुरी तरीके से घायल हो गया था। गोली से वक्ष जो है यानी कि जो चेस्ट जो था वो घायल हो गया और आमाशय में एक छेद हो गया था। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भलीभांति बंद ना कर सका, तो उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ठीक है, और ब्यूमांट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि जब वो उसका जो है ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो है आमाशय के अंदर उन्हें झांकने का मौका भी मिला। तो उन्होंने ये रोचक प्रेक्षण जो उन्होंने किए उसमें क्या था कि ब्यूमांट ने ये देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। ठीक है, उसको पीसने का काम कर रहा था, उसकी लुगदी बना रहा था, और इसकी भित्ति से तरल श्रावित हो रहा था। इसकी जो वॉल थी उससे जो है लिक्विड निकल रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से जो आमाशय जो है उसकी कार्य प्रणाली की खोज एक दुर्घटना के द्वारा हुई थी। आता है क्षुद्रांत में अवशोषण, उसे देख लेते हैं। तो देखिए, पचा हुआ जो भोजन होता है वो अवशोषित होकर के क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं उनमें चला जाता है। इस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उनकी आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम दीर्घरोम या फिर रसांकुर कहते हैं। तो ये जो विलीज होती हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं। ठीक है,
क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो दीर्घरूम है वो आंत में क्या भूमिका निभाते हैं? तो वो देख लेते हैं कैसे कि दीर्घरूम जो होते हैं वो पचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु तल का क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है दीर्घरूम का कि ये जो है जो भोजन पचा हुआ है उसका अवशोषण के लिए उसके जो तल का जो क्षेत्र है उसे बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरूम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है और दीर्घरूम की जो सतह से पचा हुआ जो भोजन होता है उसका अवशोषण होता है तथा ये जो भोजन जो है वो अवशोषण होकर के रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। यानी कि शरीर के जो जटिल पदार्थ हैं उनको बनाने में इन जो भोजन के जो कण हैं उनका उपयोग होता है। ये उन रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। ये जो प्रक्रम है इसी को ही हम स्वांगीकरण कहते हैं। कहने का मतलब हमारा सिंपल यही है कि जो भोजन का पूरा डाइजेशन के बाद अवशोषण की जो प्रक्रिया हुई, अवशोषण की प्रक्रिया के बाद वो जो एलिमेंट जो सरल पदार्थों में भोजन का हमें मिला उसका पूरी बॉडी में पहुंचना, हर एक पार्ट तक पहुंचना और उसका जटिल पदार्थों को बनाने में निर्माण होना, तो ये पूरी प्रोसेस हमारी स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या होता है कोशिकाओं में जब ये जो है पहुंच जाता है तो ग्लूकोज जब वहाँ पहुंचता है तो वहाँ पे उसका विघटन हो जाता है और विघटन होने के बाद यानी टूटने के बाद वो ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में उसका वो टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। हम लोग ने देखा था कि पौधों में जब ये भोजन बन रहा था तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल संयुक्त होकर के ऊर्जा का यूज़ करके तब भोजन का निर्माण हो रहा था। ठीक है, लेकिन यही चीज़ जब जो है जंतुओं में इसका जब यूज़ हुआ तो यही उसी में ही टूट गया और फिर ऊर्जा जो है वो रिलीज हो गई, ऊर्जा जो है शरीर को मिल गई। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है वो बृहदांत में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो आगे देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन बृहदांत या क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। तो कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसका आकार जो होता है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। मेनली अगर काम देखा जाए तो इसका जल और कुछ लवण जो होते हैं उनका अवशोषण करना। बचा हुआ अपचित पदार्थ जो होता है वो मलाशय जो एनल कैनाल है वहाँ चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में वो रहता है और समय समय पर ये शरीर से बाहर निष्कासित होता रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि शरीर मल का जो है शरीर से बाहर जो है समय समय पर निकलते रहना, इसी को हम निष्कासन कहते हैं। इसके बाद है कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, क्योंकि हमने मनुष्य की पूरी पाचन प्रक्रिया जो कि मल द्वार तक के जो है संपन्न हो गई थी वो हमने पूरी डिस्कस कर ली, हर एक पार्ट के बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ देखते हैं कि जो घास खाने वाले जो जंतु हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है, इसे देख लेते हैं। तो क्या आपने गाय भैंस या घास खाने वाले जितने भी शाकाहारी जंतु हैं उन्हें आपने देखा है ठीक से? तो वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते जब वे खा ना रहे हों। ठीक है, वास्तव में वे पहले घास को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निगल करके आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। तो जिस भाग में ये भोजन को भंडारित कर रहे हैं उसी को हम रूमेन या फिर प्रथम आमाशय कहते हैं। ठीक है, तो जो रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं रूमिनेंट, उनके आमाशय 4 भाग में बटा होता है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उनका जो आमाशय जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है और उनमें जो रूमन होता है जो कि प्रथम आमाशय होता है उसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है। वहाँ पे सिर्फ जो है भोजन को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ आंशिक पाचन होता है। ठीक है, और जिसे जुगाल यानी कड कहते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होता है, परंतु बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुंह में वापस से लाता है और जिसे वे चबाता रहता है। इस प्रक्रम को ही हम रोमन तंतु, क्योंकि यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये इनकी ग्रसिका है और ये रिमन वाला पार्ट है जिसमें स्टोर हो रहा है, ये इसकी क्षुद्रांत दिखाई गई है। ठीक है, और ये नीचे इनका पूरा जो आमाशय है ये पूरा दिखाया गया है। अंधनाल दिखाई गई है, जो अंधनाल के बारे में अभी देखेंगे क्या होता है, और ये बड़ी आंत दिखाई गई है। ठीक है, तो दस्त के बारे में देखने से पहले इसे पूरा डिस्कस कर ले फिर देखते हैं। तो ये जो जुगाली जो कर रहे हैं ऐसे ही जंतु को हम रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जंतु होते हैं ये घास में जो सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसकी जो है घास में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो किसी भी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु जो होते हैं या फिर हिरन आदि के र्यूमेन में सेलुलोज का पाचन करने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं और बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो हम ये जानते हैं कि जो घास होती है इसमें सेलुलोज जो है पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कुछ ऐसे जो मतलब कि जितने भी रूमिनेंट एनिमल होते हैं
उनमें क्या होता है कि ये जो सेलुलोज जो होता है इसकी पाचन के लिए जीवाणु पाए जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जानवर भी हैं और मानव, खास करके मनुष्य, उनमें सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है क्योंकि उनमें ये जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऊपर जो दिया गया था दस्त के बारे में, उसे एक बार देख लेते हैं। दस्त क्यों आता है इसे देखते हैं। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को ही हम दस्त कहते हैं। ये जो संक्रमण होता है ये खाद्य की विषाक्तता, यानी कि खाद्य के जो खाद्य पदार्थ है या तो उसमें कुछ जहरीला कुछ पड़ा हो या फिर वो खराब हो गया हो या फिर अपच के कारण या डाइजेशन सही तरीके से ना हुआ। भारत में विशेषकर बच्चों में ये अति सामान्य स्थिति है। जब ये चरम अवस्था में ये आ जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति, क्योंकि ये इसमें इतनी तेज़ी से जब ये ऐसा होता है दस्त, तो इतनी तेज़ी से शरीर में पानी और लवण की कमी हो जाती है कि जो है कि इसमें जो है जो मरीज़ है उसकी मौत भी हो सकती है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, एकदम इजीली इसे नहीं लेना चाहिए। चिकित्सक के पास अगर जा रहे हैं तो उससे पहले ही हमें जो है एक प्राथमिक उपचार हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बुरी सीवियर कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए प्राथमिक उपचार में? पानी को उबाल करके ठंडा किए हुए जो जल है उसमें एक चुटकी नमक और चीनी घोल करके हमें उसे पिलाना चाहिए। ये एक जीवन रक्षक घोल है जिसे हम ORS भी कहते हैं। तो ये हो गया दस्त के बारे में, दस्त का ट्रीटमेंट भी हमने देखा। फिर यहाँ पे है कि जैसे तो देखिए यहाँ पे है जैसे जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में जो क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र जो होती है उसमें एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे हम अंधनाल कहते हैं, जैसे अभी हमने देखा था। ठीक है, अंधनाल को ही हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो मेनली जो जीवाणु होते हैं वो यहीं पाए जाते हैं जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मनुष्य की आहार नाल में ये जीवाणु नहीं पाए जाते। अब तक क्या आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता था, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र, फिर वे किस प्रकार का भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं। तो इसे हम ऐसे भी जो जंतु हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे जंतु में जो है हमारा वो है अमीबा में संभरण एवं पाचन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमीबा में पाचन की जो प्रक्रिया उसे देख लेते हैं। देखिए अमीबा जो है वो जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, एक गोल सघन केंद्रक एवं उनकी जो कोशिका होती है तो इसमें द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। ठीक है, अमीबा जो है वो निरंतर अपनी आकृति में स्थिति जो है आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है। ठीक है, जिन्हें हम पादाब या फिर कृत्रिम पाँव कहते हैं। तो ये सीडोपोडिया के द्वारा ही ये दो काम, एक तो चलने का काम भी करता है, फॉल्स इनके जो कृत्रिम पाँव जो होते हैं उनके द्वारा ये गति भी करता है, मूवमेंट भी करता है और साथ ही साथ भोजन को पकड़ने में भी इनमें सहायता मिलती है। ठीक है, सीडोपोडिया के द्वारा, पादाब के द्वारा। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कणों के चारों ओर अपने पादाब जो इसके जो कृत्रिम पाँव हैं उनको विकसित करके उन्हें निगल लेता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे नहीं दिखते हैं, लेकिन जो जब उसको खाने की कोई चीज़ मिलती है तो ये पैरों की जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है। खाद्य पदार्थ उनकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। अब ये जो खाद्य पदार्थ हैं वो इनकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अमीबा का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है और ये इनकी खाद्य धानियाँ दी गई हैं। तो आगे देखते हैं, ये जो खाद्य धानी है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी मिलेगा कि जो अमीबा है उसमें जो पाचक रस है वो कहाँ पाया जाता है, तो उनकी खाद्य धानियों में होता है। तो देखिए खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। खाद्य पदार्थों पे क्रिया करते हैं, उन्हें नॉर्मली जो सरल पदार्थ हैं उनमें परिवर्तित कर देते हैं। फिर पचा हुआ जो खाद्य होता है, जो भी भोजन होता है, वो धीरे धीरे वो अवशोषित हो जाता है। ठीक है, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये जो उनके रखरखाव, मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे मनुष्यों में होता है कि वो पाचन की जो प्रक्रिया है तो इसमें कुछ चीज़ें मनुष्य और अमीबा दोनों में, हालांकि वो एक कोशिकीय, वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो इनमें जो तरीका है कि अंतर्ग्रहण करने का और फिर उसके बाद पाचन के लिए इनमें भी पाचक रस पाए जा रहे हैं और मनुष्यों में भी पाचक रस होते हैं। फिर उसके बाद भोजन के पचने के बाद उसका अवशोषण हो रहा है तो ये इसमें भी होता है, उसमें भी होता है। ठीक है, कुछ तरीके अलग हैं, कुछ तरीके ऐसे अलग हैं क्योंकि जो अमीबा है वो एक कोशिकीय है। ठीक है, और जो मनुष्य है वो जो है मल्टी सेलुलर है, उसमें पूरा एकदम जटिल एकदम सिस्टम होता है उसमें पूरी पाचन प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इसमें।
अब जो बिना पचा हुआ अपशिष्ट है वो खाद्य धानी द्वारा, जैसे जो है मनुष्य में बाहर बॉडी के कर दिया जाता है, वैसे इसमें भी खाद्य धानी के द्वारा ही ये बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन की पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में लगभग समान होता है, बस तरीका अलग अलग होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। क्योंकि मेनली हमें भोजन के पाचन का मेनली बस हमें यही देखना है कि जो जटिल पदार्थ जो हम लोग ग्रहण करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे, उसका सरल पदार्थों में कन्वर्जन होना है। बस यही जो है क्या कहलाता है, भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इसके और साथ ही क्या होता है कि ऊर्जा इसमें मेनली मुक्त होती है। मेनली जो भोजन की ज़रूरत होती है उसमें यही होता है कि जब वो सरल पदार्थों में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत द्वारा जो अवशोषित खाद्य पदार्थ है उसके शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण जो हो रहा है उसके विषय में पढ़ेंगे। हम लोग ने बेसिक खाली सरफेस देखी कि जो है अवशोषण हो रहा है, ठीक है, और जनरली हमने ऐसे बता दिया कि उसका पूरे बॉडी में वो पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो ये यहीं पर ही समाप्त होती है। इसके आगे का जो अभ्यास है लगभग हमने इस पूरे चैप्टर में बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा उसे सॉल्व करने की। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।